चले, आज हम चर्चा करेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पढ़ें उससे पहले कल के क्लास के प्रश्न बता दो। एक आप परिभाषा बताओ, निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं किसे कहते हैं? हाँ। अवयवी कणों के मध्य स्थान क्या हो? न्यूनतम, और आकर्षण बल अधिक हो। आकर्षण बल अधिक हो। तो सुनो, ये जो क्रिस्टल जालक जो बनते हैं, क्रिस्टल जालक, उसमें जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य आकर्षण बल है वो तो अधिकतम हो और दूरी क्या हो? आकर्षण बल अधिकतम हो और दूरी न्यूनतम हो। यही क्या कहलाती है? यही निबिड़ संकुलित संरचनाएं। हर क्रिस्टलीय जालक इस प्रकार की संरचना बनाने की कोशिश करता है कि कण बिल्कुल पास आ जाए न्यूनतम दूरी में, और उनका आकर्षण बल क्या हो? अधिक हो। चलो, कितने प्रकार के किए थे? 3। पहला कौन सा था? एकविमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। चलो आप बताओ, एकविमीय है ना, एकविमीय, इनमें समन्वय संख्या कितनी होती है? 2। एकविमीय में समन्वय संख्या क्या होती है? 2। द्विविमीय में 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा षटकोणीय। दूसरा कौन सा था? षटकोणीय। चलो ये बताओ, वर्गाकार में समन्वय संख्या 4, और संरचना कैसी बनती थी? वर्गाकार। और अष्टकोणीय में, षटकोणीय में समन्वय संख्या बताओ 6। षटकोणीय में समन्वय संख्या क्या थी? 6। एक ये बताओ, ब्रेवे जालकों की संख्या 14। ब्रेवे जालकों की संख्या 14। और एक ये बताओ, एक कोष्ठिका के पैरामीटर 6। कौन कौन से? ABC, अल्फा, बीटा, गामा। चलो बिल्कुल ठीक है। एक ये बताओ, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संबद्ध अवयवी कण कितने थे? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संबद्ध अवयवी कण कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4। बिल्कुल ठीक है। चलो, एक एकक कोष्ठिका की परिभाषा बता दो। एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु पर संकरण बताओ। हीरा में आप 2 बता रहे हो। आप हीरा में sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2। अच्छा, विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। बिल्कुल ठीक है। चलो एक प्रश्न और बता दो। ये बताओ, आयनिक ठोस का उदाहरण बता दो। आयनिक ठोस, हाँ, NaCl के, हाँ, KCl। बिल्कुल ठीक है। और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण बता दो। H2O NH3। बिल्कुल ठीक है, पूरा याद है। विषमदेशिकता, समदेशिकता। चलिए अब हम आगे लेते हैं संकुलन क्षमता। इसको ध्यान से समझेंगे। इन 3 में से हर बार एक एग्जाम में आता। संकुलन क्षमता परिभाषा क्या है संकुलन क्षमता की? देखो, आप एक बात पढ़ चुके हो। आप जैसे क्रिस्टल जालक में आपने एक बात पढ़ी कि ये जो अवयवी कण हैं ये पास आते हैं, न्यूनतम दूरी रखते हैं, और आकर्षण बल क्या होते हैं? अधिक। अच्छा, इनकी ये जो क्षमता है, कणों की जो संरचना है, संकुलन क्षमता क्या है? किसी क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल की संकुलन क्षमता। देखो एक बार पुनः देखो, ये एक क्रिस्टल है। ये क्या है? क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में ये अवयवी कण हैं। ये क्या है?
अवयवी कण। ये जो गोले के रूप में हम दर्शा रखे हैं हमने, ये क्या दर्शाए हैं? अवयवी कण। और ये क्या है? पूरा क्रिस्टल। अच्छा, अब संकुलन क्षमता क्या कह रहा है? ये पूरा क्रिस्टल हो गया। अब क्रिस्टल में ये अवयवी कण हो गए, अवयवी कण। ये क्या हो गए? अवयवी कण। और ये पूरा क्या हो गया? क्रिस्टल। क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में ये जो अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं ना, जितना स्थान घेरते हैं, वही क्या हो गई? संकुलन क्षमता। वही क्या हो गई? संकुलन क्षमता। अब देखो, इन्होंने ये स्थान नहीं घेर रखा, ये स्थान नहीं घेर रखा, ये नहीं घेर रखा, इस स्थान को छोड़ दो, और इन्होंने ये स्थान घेर रखा है। तो इन, एक बार परिभाषा को पुनः सुन लो, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन का, कुल आयतन का, कुल आयतन तो ये पूरा हो गया, किसी क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या हो गई? किसी क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वही क्रिस्टल की क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। मतलब कुल आयतन का जितना प्रतिशत अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कण ज़्यादा घेरते हैं तो संकुलन क्षमता ज़्यादा होगी, और बीच में जगह रह जाती है तो संकुलन क्षमता कम होगी। मतलब यदि अधिक संकुलन क्षमता है तो उसमें अवयवी कणों द्वारा स्थान भी अधिक घेरा जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। परिभाषा होगी, एक संकुलन क्षमता का सूत्र है। संकुलन क्षमता का क्या सूत्र है? सूत्र है अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन। अच्छा, और बटे में एक कोष्टिका का आयतन गुणा में 100। फिर ये संकुलन क्षमता किस में आ जाएगी? प्रतिशत में। तो सूत्र क्या हो गया? संकुलन क्षमता का अवयवी कणों का कुल आयतन बटा एक कोष्टिका का आयतन गुणा 100%। एग्जाम में लिख दोगे, सबसे पहले संकुलन क्षमता की परिभाषा लिख देना। मैं जो टेस्ट लूँगा उसमें भी आप ये करोगे। सबसे पहले संकुलन क्षमता की परिभाषा लिख दी, फिर संकुलन क्षमता का सूत्र लिख दिया। अब देखो, हम लेते हैं सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता। किसकी ले रहे हैं? सरल घनीय, सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता। सरल घनीय में आप एक बात पढ़ चुके हो, इसमें, इस संरचना में 8 अवयवी कण होते हैं। और कहाँ होते हैं? केवल कोणों पर। ये एक संरचना, इसको ध्यान से समझ लो। ये संरचना है घनीय। कौन सी संरचना है? घनीय। और इसके ये 8 कोणे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अच्छा, इस पर जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक कोण, इस कोणे पर तो ये अवयवी कण है, ठीक है, और इस पर ये अवयवी कण है। अवयवी कणों को लेते हैं हम गोला के रूप में। अवयवी कण किस रूप में है? गोले के रूप में। तो ये बात आप पहले से जानते हो, सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल कोणों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कहाँ हैं? केवल कोणों पर 8। अच्छा, और एकक कोष्टिका से संबद्ध केवल एक अवयवी कण होता है। जैसे हमने निकाला था ना, ये 8 हैं कोणों पर, तो 1/8 भाग होता है। तो इससे संबंध अवयवी कण कितने हो गए? 1। मतलब 1 का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, माना एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a, ये एकक कोष्टिका की भुजा है, एक भुजा, ये भुजा, घन में सब भुजा बराबर होती हैं, ये भी a है और ये भी a है, ये भुजा भी a है, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है। तो इस भुजा की लंबाई कितनी मान ली? a। माना एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई तो क्या हो गई? a। अच्छा, तथा अवयवी कणों की त्रिज्या r है। ये अवयवी कण है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? r, रेडियस, ये त्रिज्या r हो गई।
और ये भुजा की लंबाई कितनी होगी a। दो बात याद रखेंगे, भुजा की लंबाई कितनी होगी a और अवयवी कण की त्रिज्या कितनी होगी r। पुनः सुन लो, मानना एक कोष्टिका की भुजा की लंबाई तो क्या होगी a और अवयवी कणों की त्रिज्या क्या होगी r। अवयवी कण तो हम गोला मान रहे हैं, तो गोले का आयतन यहाँ काम में आएगा, और ये घन है तो घन का आयतन काम में आएगा। भुजा की लंबाई कितनी होगी a और अवयवी कण की त्रिज्या कितनी होगी r। अब देखो इस चित्र के अनुसार ये भुजा की लंबाई है यहाँ से यहाँ, a में r कितनी आ गई, एक तो ये r आ गई, ये r आ गई, तो a बराबर कितना हो गया 2r। समझ रहे हो, ये दूरी यहाँ से लगा के यहाँ तक a है, यहाँ से लगा करके ये दूरी क्या है a है, पर ये r है और ये r है, तो 2 हो गई। तो ये कर दोगे आप चित्रानुसार a बराबर क्या कर दिया, a बराबर कर दिया 2r, a बराबर क्या कर दिया 2r। अच्छा, अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण क्या है गोला, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब। r क्या हो गई गोले की त्रिज्या, अवयवी कण की त्रिज्या, पाई गणितीय स्थिरांक है जिसका मान है 22/7। अच्छा, तो ये अवयवी कण का आयतन समझ गए। अवयवी कण था, ये अपना क्या था गोला था, अवयवी कण क्या था गोला। अभी 2 मिनट में मैं आ ही रहा हूँ, है ना। हाँ, ये अवयवी कण क्या हो गया भाई गोला, तो गोला का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई r की क्यूब। और कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका है घन, ये पूरा घन है, ये कोष्टिका घनाकार है, हमने ली है सरल घनीय संरचना। घन का सूत्र क्या होता है भुजा की पावर 3, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की पावर 3। तो कोष्टिका का आयतन आ जाएगा भुजा की पावर 3, और भुजा कितनी है a की पावर 3। यहाँ तक समझ गए, a की पावर 3। अच्छा, ये जो a है ना, ये जो a, इसका मान देखो किसके बराबर है 2r, तो ये तो आ गया 2r की पावर 3। कोष्ट को खोल दो, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो आ गया 8, और r 3 बार गुणा होके r की पावर 3, तो 8 की पावर कितना आ गया, हाँ 8 r की पावर 3। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ a था ना, a की जगह हमने क्या रख दिया था 2r। अब सूत्र लगा दो, संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता क्या सूत्र है बताओ, अवयवी कणों का कुल आयतन गुणा 100 और बटा में है एक कोष्टिका का आयतन। अवयवी कणों का कुल आयतन ये आपने ज्ञात किया है 4/3 पाई r की क्यूब, और एक कोष्टिका का कुल आयतन ये आ गया 8 r की पावर 3 गुणा में 100, प्रतिशत का निशान लगा। अब देखो पावर 3 को 3 से काट दो, काट दिया, ये 4, अच्छा पाई का मान रख दो 22/7, तो ये तो आ गया 4। अच्छा, और ये 3 और 8 दिया 24, पाई का मान 22/7 गुणा 100। इसको सरल कर लो, है ना, काटते हैं उनको काट दो, जैसे इनको काट लेंगे, ये 2 दूनी 4 और यह आ जाएगा 12 दूनी 24 या 6 चौका 24 होता। इसको भी काट दो, 6 को किससे काट दोगे 2 से काट दो 3 और ये 11, ऊपर क्या बच गया ये 1100 बट्टे में 7 दिया 21%, और 1100 में 21 का भाग दे दो 52.4%। तो 52.4% क्षमता किसकी आ गई, सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता। ये कह रहा है कि ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें अवयवी कणों ने कितना स्थान घेर लिया 52.4, ये अवयवी कणों ने कितना स्थान घेर लिया 52.4, और यही क्या है इसकी संकुलन क्षमता, यही क्या है संकुलन क्षमता। खूब इंपॉर्टेंट है और ये अब याद होना चाहिए।
एक बार फिर सुन लो, फिर हम अगला लेंगे। संकुलन क्षमता की परिभाषा बताओ। किसी क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। और सूत्र क्या होता है? अवयवी कणों का कुल आयतन बटा एकक कोष्ठक आयतन गुणा 100। अब हम किसकी ज्ञात करें हैं? सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता। अच्छा, सरल घनीय संरचना होगी, ये हमने 2 कोणों पर अवयवी कण ले लिए। हमें पहले से ही मालूम है सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कोणों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं और एकक कोष्ठिका से केवल 1 अवयवी कण संबंध होता है। तो ये एक ही कण की, एक कण था ना, इसलिए हमने ये एक की कर ली। 2 या 4 होते ना तो 4 से गुणा कर देते, एक ही कण था ना। अच्छा, एक बात और मान ली, माना एकक कोष्ठिका भुजा की लंबाई a और अवयवी कण की त्रिज्या r है। अब ये जो a बराबर हो गया 2r। अवयवी कण गोला है तो गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई r की क्यूब। अच्छा, संबंध अवयवी कण एक ही है इसलिए एक ही गोले का आयतन लिया 4/3। और कोष्ठिका है घन, घन घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 और भुजा है a की पावर 3। अच्छा, a का मान ये रख दिया 2r, इसको सरल कर दिया 8r की पावर 3। सूत्र में मान रख दिया संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का कुल आयतन बटा एकक कोष्ठक आयतन गुणा 100। इसको मान रख के सरल कर लिया, कितनी आ गया? 52.4। 52.4। एक बार बिना देखे अपना रफ रजिस्टर निकालो और उसमें इसको लिख लिख के दिखाओ, बिना देखे लिखोगे। चलें, अब हम दूसरा लेते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा कौन सा ले रहे हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अंग्रेजी में षटकोण को क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC। FCC का पूरा नाम हो गया फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। देखो, पिछली बार तो हमने किया था सरल एकक घनीय कोष्ठिका और इस बार हम कौन सा कर रहे हैं? इस बार, पिछली बार सरल था, इस बार है फलक केंद्रित। इस बार कौन सी है? फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। सरल जो एकक कोष्ठिका थी उसमें अवयवी कण कहाँ थे? केवल कोणों पर 8 थे। कहाँ थे? केवल कोणों पर। इस बार जो फलक केंद्रित है इसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं? 8 तो कोणों पर, 6 फलकों पर। कहाँ होते हैं? 6 फलकों पर। इस बात का ध्यान रखना, 8 तो कहाँ होते हैं? कोणों पर, और 6 कहाँ होते हैं? फलक पर। अच्छा, पहले जैसे आपने ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इधर देखो, यदि हम इसकी जब संरचना बनाते हैं फलक केंद्रित की तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोणों पर हो गए। और फलक केंद्रित में और कहाँ होते थे? 6 फलकों पर। एक फलक का केंद्र, ये दूसरा फलक का केंद्र, ये तीसरा फलक का केंद्र, ये चौथा, पांचवा, छठा। इस तरह से हुए थे अवयवी कण। मतलब 8 तो कोणों पर, जिनका कोण का योगदान कितना था? 1/8। 6 फलकों पर, फलक का कितना था? 1/2। ये कट के 1 आ गया था, ये 3 आ गया था। तो इससे संबद्ध अवयवी कण कितने हो गए थे? 4। इस बात को आप ध्यान रखना। सरल में तो संबद्ध अवयवी कण 1 आया था और इसमें संबद्ध अवयवी कण कितने आ गए? 4। संबद्ध अवयवी कण कितने आ गए? 4। चलिए सुनो, अब हम फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कर रहे हैं। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 अवयवी कण कोणों पर तथा 6 अवयवी कण फलकों पर होते हैं। ये चीज़ आपको पहले से याद है, हमने खूब अच्छी तरह से कर लिया था। अच्छा, और FCC
एक कोष्टिका से संबंध अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे हमने 4 ज्ञात किया है। अब जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो ये हमने एक चित्र बना लिया। इसमें यह है इस कोने का और यह है इस कोने का और ये फलक का, ये ले लिया हमने इस स्ट्रक्चर में संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दूं। आपको याद है संबंध कितने हो गए? 4। चलो देखो, अब ये हम मानते हैं, मानना एक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a है। इसमें भुजा कौन सी होती है? ये भुजा है, ये भुजा है, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा है, ये भुजा है। घन की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, ये पहले की तरह से माना एक कोष्टिका की भुजा की तो लंबाई कितनी आ गई? a, तथा अवयवी कण की त्रिज्या कितनी मान ली? r। ये लिख लो, अवयवी कण की त्रिज्या कितनी मान ली? r। तो ये जो अवयवी कण है, इस अवयवी कण की ये त्रिज्या कितनी हो गई? r। ये कितनी हो गई? r। तथा फलक का विकिरण SC बराबर क्या मान लिया? b। ये फलक है, ये फलक का विकिरण हो गया, ये A और ये C, इसको क्या मान लिया? B। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया? B। एक बार इधर देखो, ये फलक है, इस चित्र में देख लिया फलक का विकिरण, फलक तो पूरा है, ये फलक का विकिरण हो लिया और इसको क्या मान लिया? B। A से लगा के C तक ये विकिरण कितना मान लिया? B। चित्र बना लिया हमने, ये भुजा A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। फलक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका है, उसके हमने नाम दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भुजा तो हमने A माननी है, अवयवी कण की त्रिज्या कितनी मान ली? R। अच्छा, इससे संबंध जो फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका है ना, उससे संबंध अवयवी कण कुल कितने होते हैं? 4। 8 तो कोणों वाले जिनका योगदान 8 गुणा 1/8, और ये फलक के 6 होते हैं ना, 6 गुणा 1/2, कुल 4 हो गए। अच्छा, अब इस चित्र में देखो, हमने ये B क्या मानी है? फलक का विकिरण। B क्या मानना है? फलक का विकिरण। अब त्रिभुज ABC में ये A, ये B, ये C त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो, ये कर्ण तो ये हो गया, कर्ण हो गया SC हो गया। अब बराबर में ये BC और ये AB, आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, अब ये जो SC है, ये हमने क्या मान लिया? B। SC को क्या मान रखा है? B। और ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी A है, ये भी भुजा, तो ये BC बराबर A और SC बराबर A, या B स्क्वायर बराबर A को जोड़ दो, 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये BC बराबर क्या गया? 2A स्क्वायर। क्या गया? 2A स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों तरफ वर्गमूल ले दो। B स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो B, और इधर वर्गमूल A का लिया तो आ जाएगा A, और 2 का कर दिया √2। समझ रहे हो वर्गमूल लेते हैं तो? अच्छा, अब एक चित्र में देखो आप, ये जो आपने B माननी है, ये दूरी क्या माननी है? B। इसमें R देखो, एक इस गोले की एक R तो ये आ गई, दूसरी R यहाँ से आ गई 2, तीसरी R ये आ गई, और ये चौथी R आ गई। मतलब B बराबर क्या हो गया? 4R। तो ये B बराबर क्या हो गया? 4R। जहाँ B आ रहा है ना, वहाँ क्या लिख देंगे? 4R। अच्छा, अब सुनो, इधर तो हमने B बराबर क्या ज्ञात किया? A√2। B बराबर क्या ज्ञात कर लिया? A√2। कैसे ज्ञात किया था? इस समकोण त्रिभुज ABC से।
ये b बराबर क्या आ गया था, a अंडर रूट 2, और इधर हम b बराबर चित्र से ज्ञात कर रहे हैं, ये b है, ये 1r 2r 3r 4r, b बराबर कितना कर दिया 4r, ये भी b है ये भी b है, तो दोनों b तो बराबर है, तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ये a अंडर रूट 2 ये किसके बराबर हो गया 4r के, दोनों b थे ना, समझ गए, ये भी b था और ये भी b था, तो a अंडर रूट 2 बराबर 4r, मतलब समीकरण 1 व 2 से। अच्छा अब इससे a ज्ञात कर लो, a बराबर 4r तो है ही, और ये अंडर रूट 2 था ना, ये कहाँ गया नीचे। अच्छा अब इसको काट दो, देखो 4 है ना, आप 4 को ये लिख सकते हो 2 गुणा 2 लिख सकते हो 4 को। अच्छा 2 को ये लिख सकते हो अंडर रूट 2 गुणा 2। गणित के स्टूडेंट हो, आप जानते हो 2 गुणा 2 4, और इस 2 का मतलब हुआ अंडर रूट 2। अब इधर एक ये जो नीचे अंडर रूट है ना, उससे ये अंडर रूट कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 अंडर रूट 2, तो ये बच गया 2 अंडर रूट 2 और r, 2 अंडर रूट 2 r, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण क्या है गोला, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r के क्यूब, r क्या है गोले की त्रिज्या। अच्छा अब देखो इसमें अवयवी कण कितने हैं, एबसिस्सी में 4 थे, कितने थे 4, तो ये तो एक गोले का आयतन हो गया, 4 का करेंगे तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो एबसिस्सी एक कोष्टिका में 4 अवयवी कण होते हैं, अतः अवयवी कणों का कुल आयतन एक का तो था 4/3 पाई r की क्यूब बटा 3, इसको किससे गुणा कर दिया 4 से, तो ये 4 चौक 16 आ गया, 4 चौक 16/3 पाई r की क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका घन है और घन का आयतन क्या होता है भुजा की पावर 3, और भुजा कितनी माननी है a, तो a की पावर 3। अब a का मान देखो, ये 2 अंडर रूट 2 r, ये लिख दूं मैं a का मान, ये a की पावर 3 है ना, तो ये लिख रहा हूं, a की जगह क्या लिख दिया 2 अंडर रूट 2 और इसके पावर 3। अच्छा इसको खोल लो, 2 अंडर रूट 2 को 3 बार लिखो, पावर 3 है ना, 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 3 बार लिख लिया, गुणा करो, देखो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गई। अब ये अंडर रूट होके 2 गया, 8 दूनी 16, और ये अंडर रूट 2 रह गया, तो ये क्या गया 16 अंडर रूट 2 और r की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अच्छा अब सूत्र, संकुलन क्षमता का सूत्र बताओ क्या होता है, अवयवी कणों का कुल आयतन बटा एक कोष्टिका आयतन गुणा 100। अवयवी कणों का कुल आयतन, कुल 4 कण थी आ गया 16/3 पाई r की क्यूब, 16/3 पाई r की क्यूब, और एक का कोष्टिका आयतन ये आया है 16 अंडर रूट 2 r की पावर 3, इस r की पावर 3 से r की पावर 3 को काट दो। अच्छा अब देखो इस 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट गया, अब ये बच गया पाई का मान रख दो 22/7। अच्छा गुणा क्या हो रहा है 100। अच्छा अब नीचे देखो, नीचे मान आ जाएगा 22 ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 7, ये 22/7 गुणा 1/3, और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ये किसका मान होता है अंडर रूट 2 का। एक बार आप पुनः समझ लो, यहाँ क्या बच रहा पाई बच रहा ना, पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुणा 100 बच रहा है 100 आ गए। अच्छा इधर देखो ये है, इनका मान रख दो और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, ये वाला 3 है, ये जो 3 था ना
ये 3 है, सरल कर लो, कितने प्रतिशत आ जाएगा? 74%। एक बार फिर देखो, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका की संकुलन क्षमता या एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। ये ज़्यादा घनत्व वाला होता है, इसमें अवयवी कणों का जो स्थान गिरता है वो ज़्यादा गिरता है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई? 74%। अच्छा, और सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता कितनी आई थी? 52.4। याद रह जाएगा, सरल घनीय संरचना की संकुलन क्षमता तो कितनी आई थी? 52.4। और ये एफसीसी या षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्षमता ये कितनी है? 74%। ये कितना हो गया? 74%। खूब इंपॉर्टेंट है। ये 2 हो गई, और एक तीसरा जो है अपना कौन सा? अंत केंद्रित या काय केंद्रित। इन 3 में से एक प्रश्न हर बार बोर्ड में से आ रहा, हर बार 2 नंबर का जाए, 4 नंबर का जाए, 3 नंबर का जाए। तो ये 2 तो आज बिल्कुल पूर्णतः याद हो जाए, है ना। एक बार पुनः देख लो, यदि शॉर्ट रूप में करें ना, शॉर्ट रूप में, तो देखो 3 ही बात याद रखनी है। फलक केंद्रित होता ना, फलक केंद्रित, उसमें 8 तो होते हैं कोणों पर और 6 होते हैं फलकों पर। तो इससे संबंध अवयवी कण कितने हो गए? 4। अवयवी कण कितने हो गए? 4। सूत्र आपने याद कर रखा है, अवयवी कणों का आयतन। तो अवयवी कण है गोला, एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब पर कितने गोले हो गए इसमें? 4। तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 4/3 पाई आर की क्यूब। अच्छा, अब देखो एक कोष्टिका का आयतन भुजा की पावर 3, भुजा कितनी है? ए की पावर 3। एक तो ये बात है, ये तो पिछले में भी करी थी। अच्छा, अब जो आपको एक बात याद रखनी है वो ये रखनी है, ये विकीर्ण को क्या मान लिया? बी। एससी को क्या मान लिया? बी। और त्रिभुज एबीसी में AC², ये BC प्लस में AB, तो B² बराबर क्या हो गया? A² + A²। या ये B² बराबर 2² या B का ये माना जाएगा A√2। और चित्र के अनुसार B बराबर कितना है? 4R। ये B माना 1R, 2R, 3R, 4R। तो इससे B बराबर आ गया 4। अब ये भी B, ये भी B, तो A√2 बराबर 4R। अब A बराबर आ गया 4R/√2, या इसको काटेंगे तो 2√2R। बस हो, A का मान ये रख दो। बाकी एक अवयवी कण का तो 4/3 पाई आर की क्यूब, और 4 अवयवी कण होते हैं तो इसको 4 से गुणा कर दिया। एक का कोष्टिका में A का मान ये रख दिया 16 थे, इसको रख दिया, हल कर दिया, कितने % आ गया? 74%। एक बार तो आप देख के लिख लो, और फिर एक बार बिना देखे मुझे लिख के दिखाओ।